स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ CGPSC रिफ्ट प्रीलिम्स का डे 17। हम यहाँ पे CGPSC 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस पे हमने ऑलरेडी 90 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके अगर वीडियोस आपको देखने हैं, इसके अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले के जो डेज हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम आखिरी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया था? तो ये जो 2020 का पेपर था उसके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ये द पेशेंट असेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपको इसको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो फैक्ट है ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। इससे हमको ट्रेस करना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो इससे आपको पढ़ने का तरीका ये है कि आपको जो करंट अफेयर की जो बुकलेट आएगी किसी भी पब्लिकेशन की, तो उसमें आपको जो बुक जो चर्चा में है और उनके राइटर, ठीक है, जैसे कोई बुक है जिनको बुकर प्राइज़ मिला है या फिर कोई और कुछ उसके कोई रिलेटेड बुक है, किसी अधिकारी ने लिखा है बुक या फिर किसी ऑफिसर ने लिखा है और या किसी राज्यपाल वगैरह ने लिखा है, तो ऐसा बुक के जो नाम है आपको लिस्ट दिया रहेगा, उसको आपको याद करना है। मतलब हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि बुक और ऑथर उसके फेमस हैं। ठीक है, मतलब जो फेमस बुक और फेमस ऑथर हैं उनको हमको याद करना है एग्जाम के पर्पज़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइन से जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को शामिल रखा गया है? तो इसका सही उत्तर आपका है सी, अर्चना सुरेंग। ये उस समय का करंट अफेयर का है। अगेन मैं आपको बता दूं, तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना है, जो भारतीय नागरिक लोग हैं, जो इंडियन मूल के, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़े पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो उनको आपको नाम को याद रखना है। जैसे कि अभी के लिए अगर देखें तो जैसे ऋषि सुनक जी हैं, वो एक यूके के PM हैं और वो भारतीय मूल के हैं। तो उसी प्रकार से जो जो भी भारतीय मूल के हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जिन लोगों ने नाम कमाया है, उनको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2020 का रैंक पूछा था। इसमें आपका सही आंसर आएगा 112, बट आपको इसको 2023 का रैंक को याद करना है। आपको करंट अफेयर के बुकलेट में मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन है करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में से समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो मतलब कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहले आपके स्टेट सब्जेक्ट में उनका नाम आता था राज्य सूची में, लेकिन जब वन अधिनियम वगैरह कुछ लागू हुआ और उसके बाद फॉरेस्ट अधिनियम 1980 वगैरह लागू करना था, तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो उसको दिक्कत को दूर करने के लिए 1978 में जब ये 1976 में ये जब 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, तब इसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया ताकि दोनों इस पे केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सके। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर क्या है? बी। और इससे हमको इस फैक्ट को हमको याद करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आगे भी पूछ सकता है। और इससे हमें यहाँ पे एक चीज़ ये भी सीखने को मिल रहा है कि हमें क्या करना है, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, उसको हमको सारे को याद कर लेना है। ठीक है, उससे क्योंकि क्वेश्चन बार बार आते हैं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका विकासशील देश, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने नामा 11 नाम की एक संस्था बनाई थी जिसमें सारे डेवलपिंग कंट्रीज के हित के बारे में बात की जा रही थी। आपका अगला क्वेश्चन है, पेपर कोल्ड का पद का आशय है। तो जो टर्म है पेपर कोल्ड, उसको वो किसे डिनोट करता है? तो आपके ऑप्शन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, विशेष निर्वाह अधिकार, सोने से जुड़ी मुद्राएं। देखिए सब लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, सोने से जुड़ी मुद्राएं, बट ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ए, पेपर गोल्ड जो होता है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है IMF का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया था, 2019 या 2020 में आया था UPSC में। ठीक है, और उसी के बाद हमारे इस एग्ज़ाम में आ गया।
तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन हमको जो दूसरे एग्जाम वाले आते हैं उससे भी हम वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, ठीक है। और इसको ऐसा पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे कि इस बार IMF का 2020 में आया था क्वेश्चन IMF को लेके, ठीक है। तो IMF का अगर आप बेसिक पढ़ लेते तो 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, वो भी आपसे बन गया होता, ठीक है। तो ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से हमको एक डायरेक्शन मिलता है और हमको जानकारी मिलती है कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। इसको भी आप याद कर लेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे भी पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के, ठीक है। आपका अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें पहले ऑप्शन ये लिया था, ये वाला, ठीक है। फिर बाद में इसको डी कर लिया था। देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी को पता है कि जहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2, ठीक है। तो CO2 A, C और D में है, तो आप इसको काट दीजिए, बी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब बचे हैं 3। अगला होता है क्या, इसके बाद मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन देखिए A और D में है, तो आप C नहीं होगा। तो अब आपको देखना है कि CFC ज़्यादा होता है या N2O ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आयोग ने जो आंसर लिया था अमेंड करके, तो उसने N2O को पहले ले लिया। तो आपका आंसर इस क्रम को याद रखिएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, N2O और CFC। एक्चुअली यहाँ पे क्षमता के बारे में शायद ले लिया होगा N2O को, लेकिन पहले आंसर ये लिया हुआ था, बाद में इसको अमेंड किया गया। तो आप लोग इतने याद रखिए आगे के एग्जाम के लिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले में से सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसको आपको क्रम को याद रखना है, आगे एग्जाम में आपको काम आ सकता है, ठीक है। आपका अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा। मतलब जो सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है उसको हमको पहले लिखना है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा छोटा है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका, इसका उत्तर आपका होगा सबसे बड़ा इसमें होता है, अगर देखा जाए इन जो दिया हुआ है उसमें से, तो आप इसको टिक को नहीं देखेंगे, इसका सही आंसर बी है। सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी, उसके बाद सुंदरवन, उसके बाद पचमढ़ी, उसके बाद कंचनजंगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2020 में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके आगे 2022 में। तो ये फायदा होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एकदम सेम नहीं आया था, लेकिन उसमें दूसरे कुछ दे दिए थे और उसमें पैटर्न वही था, उसमें भी क्रम पूछा था, ठीक है। हालांकि उसको बाद में अमेंड विलोपित कर दिया गया है, लेकिन ऐसे करके आप ट्रेस करके क्वेश्चन का जान सकते हैं पैटर्न की कहाँ से क्या आ रहा है। ये फायदा होता है ओल्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन साइंस वालों के लिए, और जो साइंस नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इजी है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4, दोनों के जो घटक होते हैं वो आपको अम्ल वर्षा में मिलेंगे। इसलिए एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये अभी एक व्यापम में भी आया था, और बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं अम्ल वर्षा से रिलेटेड। तो अम्ल वर्षा से रिलेटेड जितने भी हैं उसका जो pH वगैरह होता है 5.6 से कम होता है, ये सब जो NCERT में दिया हुआ है pH मान, ये सब चीज़ को आप देख लेंगे। कौन कौन से गैस उत्तरदायी होते हैं, और वेट होता है या ड्राई होता है, ये सब चीज़ आपको उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है इकोनॉमी का मेन कॉन्सेप्ट का। इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक आध क्वेश्चन पहले देखा गया है 2022 में, तो एक आध क्वेश्चन भी नहीं था, सिर्फ उसमें नंबर्स पूछता है, अंक पूछता है कि कितना GDP बढ़ा घटा, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ने का थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट कम होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो पहला दिया हुआ है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद इजगल टू सकल घरेलू उत्पाद इजगल टू प्लस मूल्यह्रास, मतलब बोला है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो प्लस डेप्रिसिएशन करके दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब आप अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे नेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल भी गलत है। तो अगर आप एक को गलत करेंगे तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, आपका बचता है सी और डी, ठीक है। डी जनरली नहीं होता है करके आप सी मार सकते हैं बिना दोनों को पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ये ओवरऑल सही है। कथन 2 में क्या लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद
बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या। इसको एक मामले में इसको सच मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ स्थिर भाव, प्रचलित भाव और कुछ वैल्यू डेटा सब कुछ करके नहीं दिया है, तो इसको कथन को सही मान सकते हैं। ठीक है। और आपका तीसरा वाला यह कथन ये है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक है। ठीक है, यस, ये सही होता है आपका, क्योंकि शुद्ध में जो चीज़ें होती हैं उसमें सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है, और जो सकल में है उसमें ना चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह आप ऐड कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन वगैरह आप हटा के आप शुद्ध निकालते हैं, तो इससे आपका अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपका ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सीजीपीएससी ने पहले इसको डी लिया था, बाद में अमेंड करके इसको सी लिया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और इकोनॉमिक के जो बेसिक चीज़ें हैं, जीडीपी, एनडीपी वगैरह, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे जितना बन पा रहा है। हालांकि ज़्यादा इसमें हाथ पाँव मारने का मुझे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं लगता है। ठीक है, इकोनॉमी में आपको क्या करना है, जो नंबर्स वगैरह हैं, जैसे कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना हो गया, 7% है, छत्तीसगढ़ का 8% है, ये सब आपको याद करना है। बाकी कॉन्सेप्ट से अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का 10 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको अगर पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक से पिछले के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि मैं जब डेली क्वेश्चन लेके आऊँ अगले, तो आपको फटाक से उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन भी आप क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़े और मुझे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।